आपने कहा 93-95% थी, ऑलमोस्ट पूरी तनख्वाह उसमें चली जाती थी। धीरे धीरे एक बार वो ग्राफिक प्लीज दिखाइएगा। 2019 में वो हुआ 67%, फिर वो 61 पे आया, फिर 52 पे आया, फिर 2022 में कोरोना के बाद वो 53 पे आया, 23 में फिर 51, फिर 50, और ये पहली बार है जब वो 50 के नीचे आया है। तो ये रिपोर्ट आपकी बड़ी शान से लिखती है कि दिस इज फर्स्ट टाइम जब ये पहली बार 50 के नीचे गया है। लेकिन 50 या 48, ऑलमोस्ट 50 जितना ही है। क्या नहीं लगता आपको कि वो भी बहुत बड़ी बात है? मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 50 रुपए घर की ईएमआई में दे दूं तो वो भी कोई हल्की बात नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और चूंकि आप थोड़ी देर पहले जब दूसरे शहरों का भी जिक्र कर रहे थे, तब आपने देखा कि कैसे अहमदाबाद या कलकत्ता जैसे शहर हैं जहां पर 20% से भी कम आपके ईएमआई के खर्चे होते हैं, उस हिसाब से मुंबई बहुत महंगा है। जब आप कंपेयर करते हैं, जैसे ही आप भारतवर्ष की बात करें, मुंबई और दिल्ली ये दो शहर हैं जो यकायक आपके जहन में आते हैं, और इन दोनों में फ़र्क आपके सामने है। अगर मुंबई 48% पर है तो दिल्ली शायद अभी 26% पर है, 28%, 26% के आसपास है। और वो भी पिछले कुछ वक्तों में दिल्ली में अफोर्डेबिलिटीज़ ख़राब हुई हैं। मतलब वहाँ पर मकान और तनख्वाहों की दरों में ऐसे मकानों की कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं और वेल्थ क्रिएशन इतना नहीं बढ़ा, जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी दिल्ली की घटी है, मुंबई की बेहतर हुई है। और उसके बावजूद भी ये फ़र्क इतना बड़ा है कि अब 45 से अगर 28 की बात की जाए, तकरीबन दोगुना है। राइट। तो मतलब ये समझ सकते हैं आप कि दिल्ली में खरीदने, दिल्ली के मकानों के खरीदार मुंबई की बनिस्बत और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। मकान खरीदना हो, मैं तो चाहूं कि अगर दिल्ली में मकान खरीदूं और मुंबई में काम करूं, अगर मुमकिन हो तो मैं वो करना चाहूंगा। बिल्कुल, काश ऐसा मुमकिन होता। क्या, पंकज जी के पास चलते हैं अब। पंकज सर, हमेशा आप इनकम पैरिटी का एक एग्जांपल दिया करते हैं जब भी हम रियल एस्टेट की प्राइसिंग की बात करते हैं। इत्तेफाक ही होगा कि आप नेशनल हाउसिंग बैंक को भी अपना डेटा देते हैं, और उन्हीं की एक रिपोर्ट के बड़े चर्चे रहे पिछले कुछ दिनों पहले। मैं तो ज्यादा समझ ही नहीं पाया कि रिपोर्ट क्या थी, जो ये कुछ कह रही थी कि अगर आपको मुंबई में घर खरीदना है, और उन्होंने कुछ एक एवरेज हाउस होल्ड की सेविंग्स निकाली थी, 100 साल तक आपको पैसे जमा करने होंगे तब आप घर के लिए पैसे जमा कर पाएंगे। तो वो भी एक कंट्रास्ट है अपने आप में। ये अभी हमने मुंबई की बात की और इनकम पैरिटी की आपकी थ्योरी, तीनों को मैं मिला दूं तो अब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर एक शहर की एक इनकम का डिफरेंशिएशन भी होता है। तो अगर आप इनकम का क्लासिफिकेशंस अगर देख लीजिए, तो मुंबई में जो इनकम लोगों की है और जो सैलरीड क्लास है, वो अहमदाबाद से, दिल्ली से, बेंगलोर से, उसमें बहुत ज़्यादा इंडेक्सेशंस में डिफरेंस होगा। और यही कारण है कि अगर हम दूसरे तर्क की बात करें कि अगर हम मुंबई इतना महंगा है तो रिकॉर्ड सेल्स क्यों हो रही है। आज के दिन हम 1,60,000 यूनिट मुंबई में बेच रहे हैं, दिल्ली में हम 60,000 यूनिट ही बेच पा रहे हैं। सप्लाई एक तरीके का कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन कारण है कि यहाँ पे जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो भी ज्यादा है। और दूसरा एस्पेक्ट है जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स और जो इस तरीके की पैरिटी आई है, इसका एक रीजन ये है। एक तो ये है कि मॉडरेशन इन इंटरेस्ट रेट आए, और दूसरा ये है कि प्राइस में बढ़ोतरी होनी बंद हो गई। तो अगर हम 2009 से लेकर के 2025 तक का इंडेक्सेशन देखें, जिसमें होम प्राइस में कितना एप्रिसिएशन हुआ, तो मुंबई के अंदर 117% का ही इंडेक्सेशन के हिसाब से एप्रिसिएशन हुआ 2009 से लेकर के 2025 तक का। सो अगर हम CAGR लेवल पे करेंगे तो इसको आपको दिखाएगा देगा कि ये एप्रिसिएशन 5% से भी कम है, 4.9% आता है। ऑन एन एवरेज एक आदमी की सैलरी करीब 9%, 8% से 9% सालाना के हिसाब से बढ़ती है। तो जो घर आपको महंगा दिखाई दे रहा था 2009 या 10 में, क्योंकि कारण है कि 2005 से 2012 और 13 के बीच में जो है प्राइस ग्रोथ रियल एस्टेट के अंदर स्पेकुलेटिवली बहुत हाई हुआ। ऑन एन एवरेज 20 से 25% के लेवल पे सालाना के हिसाब से प्राइस ग्रोथ होती थी। 2014 से अभी तक अगर हम देख लीजिए तो प्राइस ग्रोथ होनी बंद हो गई। एक 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 टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन का फेज था, जहां पे 2013 से 2017 के बीच में अगर आप मुंबई में देख लीजिए तो 117% में केवल 45% की ग्रोथ इस पीरियड में हुई। तो इस टाइम करेक्शंस की वजह से जो अफोर्डेबिलिटी में जो पैरिटी आई, प्राइस में और अफोर्डेबिलिटी में जो पैरिटी आई,
और यही कारण है कि हमारी सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली में घर खरीदना ईज़ी है, क्योंकि दिल्ली एक वास्ट ज्योग्राफी है। अगर आप देखिए तो दिल्ली एनसीआर का टोटल मार्केट अगर हम पकड़ने की बात करें तो ओवरऑल के हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो करीब 4000 से 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एक रीजन आ जाता है, और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड मास आ जाता है। तो आप एक्सटीरियर में स्प्रेड आउट में आपको सस्ते घर मिलते हैं, और आपको सस्ते घर मुंबई में भी मिलते हैं। अगर आप पेरिफेरल रीजन्स में चले जाइए, नवी मुंबई देखिए, पनवेल देखिए, और दूसरे सबअर्बन रीजन्स में देखें तो ये है। मैं तो ये बोलूँगा कि दिल्ली आज भी मुझे महंगा नज़र आता है, मुंबई फिर भी सस्ता लगता है अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के अगेंस्ट में जो प्राइस जहाँ पे सेट है उसके हिसाब से देखें। और यही कारण है कि मैं ये देखता हूँ कि मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, पूना हो गया, और मुंबई इन कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्यों बेच पाता है, क्योंकि डिमांड का कोशंट ज़्यादा है, और डिमांड का कोशंट इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास पैसा है कि वो उसको खर्चा कर सकें। नहीं, सही है। और देखिए, मुंबई को माया नगरी ऐसे ही नहीं कहते, वो हर जगह ये सिद्ध करती है कि वो माया नगरी है। माया मतलब धन दौलत और ये सारी चीजें। तो पूरा देश एक तरफ और अकेली मुंबई एक तरफ।